कक्षा 10वीं गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन भाग 2 कराने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं क्या है ये वास्तव में मॉडल पेपर सेट सेकंड है, सैंपल पेपर गणित का 10th का। चलो देखते हैं इसमें क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये एक नंबर के 5 प्रश्न मिलते हैं बच्चों। तो पहला ये बहुपद 2x का वर्ग माइनस 7x माइनस 9 के शून्यांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बटे ए होता है। तो b हमारे पास माइनस का 7 है तो प्लस का 7 हो जाएगा यहाँ, और a जो है वो 2 है तो बटे 2 हो जाएगा। तो 7 बटे 2 आएगा, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, y अक्ष में स्थित किसी बिंदु का भुज होगा। भुज यानी x अक्ष क्या होगा, y अक्ष में जब भी स्थित होगा तो भुज उसका 0 हो जाएगा, यानी कि इसका ए पार्ट आपका सही है। अब अगला आता है तीसरा, tan 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा। तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। ये हो गया आपका। नंबर 4 है ये, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, लंबवत होती हैं, समांतर होती हैं, समानुपातिक। तो ये समानुपातिक होती है। अब आता है निकाय, समीकरण निकाय जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और ये बराबर नहीं है c1 बटे c2 तो निकाय के हल होंगे। बताना है इसमें क्या होगा। अद्वितीय हल तो हो नहीं सकता, कोई हल नहीं होगा उसका। तो ये बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए रिक्त स्थानों में देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क्या है, नंबर 1 है, यदि 7:1 समानुपात 21 और अनुपात x तो x का मान होगा। तो यहाँ x का मान बताना है बच्चों। देखो कैसे निकलता है ये। तो ये आपका 7 बटे 3 हो जाएगा और बराबर जो है 21 बटे x हो जाएगा। तो 7 तिया 21 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 9 आएगा। चलिए नंबर 2 देखते हैं, बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी। तो 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 9 और 16 25, 25 का वर्गमूल 5 होगा। तो ये बच्चों 5 हो जाएगा। अब नंबर 3 है, यदि बैंकों में एक निश्चित समय के लिए एक मुश्त राशि जमा की जाती है तो उसे जमा खाता कहते हैं। कौन सा कहते हैं, सावधि जमा खाता कहते हैं। ये है सावधि। अब है चौथा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, मतलब ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका मान 1 होगा। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, इसका मान 1 होता है। नंबर 5, वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण का अंश में मान होता है। तो ये मान आपका 90 अंश का होता है, मतलब अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश का होता है। तो अब आगे देखते हैं, सत्य और असत्य की ओर चलते हैं। जरा इसमें क्या है। तो पहला नंबर 1 है, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो ये तो हमारा सत्य घटना दिखाई दे रही है, सत्य है ये। चलिए नंबर 2 है, सावधि जमा खाते में निश्चित अवधि पश्चात परिपक्वता राशि ही मिश्र धन होता है। ये भी सत्य है आपका। नंबर 3 है, tan 30 का मान √3 होता है। नहीं बच्चों, ये 1 बटे √3 है, तो ये असत्य हो गया। वृत्त का अंश माप 360 होता है। वृत्त का अंश माप कितना होता है, 360 होता है। तो ये आपका सत्य हो गया। नंबर 5 है, इकाई त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई घन इकाई होगा। ये भी सत्य घटनाओं पर आधारित है, ये सत्य है आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, साइन 90 माइनस थीटा और सेक थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा फिर कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो साइन 90 माइनस थीटा और ये सेक थीटा है, कॉस 90 माइनस थीटा और ये कोसेक थीटा। इस साइन 90 माइनस थीटा का मान कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे कॉस थीटा लिख दिया गया, ये सेक थीटा वैसे ही लिखा गया। फिर कॉस 90 माइनस थीटा, इसका मान जो होता है वो साइन थीटा होता है बच्चों। तो साइन थीटा यहाँ पे रखा गया है। कोसेक थीटा, तो ध्यान रखना ये कोसेक थीटा है बच्चों, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कोसेक थीटा है।
तो कोसेक थीटा, ये तो कॉस थीटा जो का तू रह जाएगा, ये तो लेकिन सेक थीटा का 1/cos थीटा होता है, यहाँ पे 1/cos थीटा रख दिया गया, ये कॉस से कॉस कट जाएगा। यहाँ साइन थीटा ऐसे लिखा गया, इस कोसेक थीटा का 1/sin थीटा होता है, तो साइन थीटा भी कट जाएगा। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 आ गया, और यही आपका उत्तर है बच्चों। आप लोग आराम से कर सकते हैं इसको। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक रेखा बिंदु 1, 2 और 5, 10 से गुजरती है, इसकी ढाल रेखा ज्ञात कीजिए, मतलब ढाल ज्ञात करना है इसका। तो बिंदु आपका कितना हो गया, x1 y1, तो ये a हो गया 1 और 2, मतलब इसमें आपका x1 का मान कितना हो गया, 1 हो गया, और y1 का मान कितना हो गया, 2 हो गया। ऐसे ही बिंदु ये x2 y2 है, तो 5 और 10 है, यानी कि इसमें x2 का मान 5 हो गया और y2 का मान 10 हो गया। तो ये ढाल का सूत्र होता है, m दिखाते हैं ढाल के लिए, तो m बराबर हो जाएगा, तो y2 - y1 बटे x2 - x1। y2 का मान ये दिया हुआ है 10, तो 10 यहाँ लिखा गया। y1 का मान जो है वो ये दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, और x2 का मान 5 है, तो यहाँ पे 5 आ गया, और x1 का मान 1 है, तो ये 1 आ गया। 10 - 2 8 हो गया, 5 - 1 4 हो गया, 8/4 2 हो गया, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है, यदि भाजक 3x + 1 भागफल 2x - 1 और शेष 4 हो तब भाज्य ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और धन शेष होता है। तो भाजक 3x + 1 है और भागफल 2x - 1 है, और शेष आपने 4 बताया, 4 रख दिया गया है। अब 3x की गुणा इस 2x - 1 के साथ, देखो 3x यहाँ है, 2x - 1 यहाँ, इस 1 की गुणा इस पूरे के साथ 2x - 1 के साथ, ये 1 है, 2x - 1 और ये 4 यही है। तो देखो 6x² हो जाएगा, और इसके साथ 1 के साथ गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, 1 की गुणा 2x के साथ 2x, 1 की गुणा 1 के साथ 1 ही होगा, लेकिन -1 के साथ, और प्लस का 4 यहाँ ही है, 6x² यहाँ आ गया, और 3x और ये 2x माइनस का है, तो ये माइनस का x बच जाएगा, और ये माइनस का 1 है, प्लस का 4, तो 3 बच जाएगा, और यही आपका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न समीकरण निकायों के अद्वितीय हल के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। तो ये समीकरण दे रखी है kx + 2y = 5 और 3x + y = 1। तो पहले हमने समीकरण 1 लिख ली है, kx + 2y = 5, और फिर समीकरण 2 लिख ली है। इसमें देखो a1 का मान k हो गया, और a2 का मान 3 हो गया, ये रहा नीचे, और ऐसे ही b1 का मान कितना है, 2 हो गया, ये रहा, और b2 का मान यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो b2 यहाँ 1 हो गया। c1 का मान 5 है, और यहाँ c2 का मान 1 है। चलिए हल करके देखते हैं। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो पहले यहाँ a1/a2 निकाल दीजिए। a1/a2 कितना है, k/3 हो जाएगा, और b1/b2 क्या है, वो हो जाएगा 2/1। तो ये मान चूंकि अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल में ये मान बराबर नहीं होना चाहिए, यानी सूत्र का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। तो यहाँ k/3 और माइनस बराबर नहीं है, 2/1, तो k का मान 6 नहीं होना चाहिए, 6 के अलावा अन्य कोई सा भी मान हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, अतः 6 के अतिरिक्त अन्य सभी वास्तविक मानों के लिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। तो यही आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो 25 है, 9 है, 69 है, 34 है, 70 है, 36, 90, 70, 56, 70 और 71। इसमें ध्यान से देखिए 70 सबसे ज्यादा बार आ रहा है। यहाँ देखो एक बार ये आया है 70, एक और बार यहाँ आया है, और एक और बार यहाँ आया, 3 बार आ चुका है। बाकी और कोई संख्या 3 बार से अधिक नहीं आई है, तो ध्यान रखना है। चूंकि दिए गए आंकड़ों में 70 सर्वाधिक 3 बार आया है, अतः बहुलक क्या हुआ, 70, और यही आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, 8 विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में इस प्रकार है, 30, 32, 33, 38, 37, 41, 35 और 40 विद्यार्थियों का औसत ज्ञात करिए। तो औसत भार का मतलब क्या होता है, ये औसत बराबर होता है x बार सिग्मा x/n होता है। सिग्मा x का मतलब क्या हो गया, ये x1 + x2 + x3 + x4 कितने हैं, 8 है ये, प्लस x5 + x6 + x7 और प्लस का x8 है, और बटे में हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये सारे मान x1 का मान यहाँ देखो 30 दिया हुआ है, तो यहाँ 30 लिख दिया गया, x2 32 है,
यहाँ 32 हो गया, और इसके बाद 33 है, ये 33 आ गया, फिर 38 है, ये 38 हो गया, यहाँ 37 है, देखो 37 भी आ गया, 41 है, ये 41 हो गया, फिर 35 है, यहाँ 35 आ गया, फिर 40 है, ये 40 भी आएगा। इन सबको जोड़ने पे 286 आ रहा है और बटे 8 हो जाएगा, भाग देने पर 35.75 आएगा। अतः क्या हुआ, 8 विद्यार्थियों का औसत भार 35.75 किलोग्राम है, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। तो दिया क्या क्या है, कमरे की लंबाई हो गई A 10 मीटर, चौड़ाई B 10 मीटर और ऊंचाई C 5 मीटर। तो विकर्ण की लंबाई यानी कमरे का आकाशीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये आपका सूत्र है, आपका इसका सूत्र होता है वर्गमूल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। A का मान 10 था और फिर B का मान 10 है, C का मान 5 है, सबके वर्ग कर दिए, 10 का वर्ग 100 आ गया, 5 का वर्ग 25, कुल मिला के 225 हो गया, और जोड़ करके इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 15 आएगा। तो 15 मीटर इसका उत्तर हो जाएगा। यदि बहुलक px बराबर 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 17 हो तो p-1, p0 तथा p1 के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले px लिख लेते हैं, 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 17। समीकरण 1 हो गई। इसमें पहले हमें क्या करना है, x का मान हमें -1 रखना है, फिर 0 रखना है, फिर 1 रखना है। चलो एक एक देखते हैं। पहले p में x में -1 रखा है, px में x की जगह -1 रखा, तो 3 गुना -1 का क्यूब हो जाएगा, फिर -1 4 है, 4 गुना -1 का वर्ग और प्लस 17 है, तो ये तो -1 हो जाएगा, और 3 का गुना करेंगे तो -3 आएगा, ये -4 हो गया, ये 17 जो का तो रहेगा, जोड़ घटा के देखते हैं तो ये 10 आता है, और यही आपका उत्तर हो जाता है। ऐसे ही जब 0 रखा गया तो 3 गुना 0 का घन -4 गुना 0 का स्क्वायर प्लस 17, ये सारे के सारे डूब जाएंगे, 0 हो जाएंगे, केवल 17 बचा रहेगा, तो 17 इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही जब 1 रखेंगे, 3 गुना 1 का क्यूब -4 गुना 1 का वर्ग और 17, तो 3 - 4 17, और ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। वर्ग समीकरण 9x का वर्ग प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0 को हल कीजिए। तो हल करना है समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0। तो इसमें 9 दूनी 18, 18 का हमें ऐसा गुणनखंड करना है 7 आ जाए तो 9x माइनस 2x हो जाएगा। इन दोनों में से 9 कॉमन आ जाएगा, देखो, और x भी कॉमन आ रहा, तो 9x कॉमन लेते ही यहाँ x प्लस 1 बच गया। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है माइनस का, इसमें से अंदर भी x प्लस 1 बच गया और बराबर 0 है। x प्लस 1 कॉमन आ गया और 9x माइनस 2 बच गया। तो एक बार x प्लस 1 को 0 लेंगे तो x का मान -1 आ जाएगा, एक 9x माइनस 2 बराबर 0 लेंगे तो 9x का मान 2 आ जाएगा। तो x बराबर 2/9 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो समीकरण के अभिस्थल x बराबर 2/9 और -1 इसका उत्तर हो गया। सारणिका दी हुई है, ये सारणिका से क्या करना है, निम्न सारणी की माध्यिका ज्ञात करनी है। तो वर्ग अंतराल दे रखा है इन्होंने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 इनकी आवृत्ति है 4, 6, 10, 7, 3, 2। तो संचयी बारंबारता पहले सारणी बना लेते हैं। तो ये संचयी बारंबारता में कैसे बनती है, 4 का ये 4 ही रहते हैं, इस 4 में ये 6 जोड़ लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 10 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा, 20 में 7 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, 27 में 3 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 और 2 32 हो जाएगा। तो ये योगफल यहाँ पे कितना आ गया है, 32 आ गया है। अब हमारे पास माध्यिका अंक जो निकालते हैं वो n/2 से निकालते हैं। तो 32/2 कितना आ जाएगा, 16, जो कि संचयी आवृत्ति 20 के अंतर्गत है। देखो 16 यहाँ आएगा 20 में, तो इस 20 वाले को घेर लेते हैं हम। ये 20 वाले को हमने घेर दिया इस तरह से। तो इसमें अब हर चीज मिल जाएगी हमें। क्या क्या मिल गया, ये L का मान आ गया, ये स्मॉल l का मान है, और ये जो दिखाई दे रहा है ये f का मान है, और इससे ऊपर वाला जो मान है वो किसका है, CF का मान है, ये CF है बच्चों यहाँ पे। तो सूत्र में रख देते हैं जरा, ये यहाँ पे देखो दिखाया गया है, सूत्र लिया गया है। अब इस सूत्र में
संचयी आवृत्ति 20 के अंतर्गत आ रही है और इसके अंतर्गत जो है वर्ग जो है 20 से 30 का माध्यिका वर्ग होगा। तो माध्यिका का सूत्र लगाते हैं, L बराबर n/2 है माइनस CF है और बटे में F है और गुणा H है। तो रख देते हैं, L का मान माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा 20 है, CF का मान 10 है, F का मान 10 है और H का मान भी 10 है। रख देते हैं 20 + 16 - 10 बटे 10 गुणा 10, तो यहाँ 6 बच जाएगा और 10 से 10 कट जाएगा, तो 20 और 6 26 होगा, जो कि उत्तर होगा। एक उच्चतर माध्यमिक शाला के छोटे बड़े बच्चों के वजन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं, इनका माध्य यानी समांतर माध्य पता करें। तो वजन दिया है 30 से 40, फ्रीक्वेंसी इसकी 11 है, 40 से 50 की 29 है, 50 से 60 की 6 है, 60 से 70 की 3 है, 70 से 80 1 है। तो देखिए यहाँ पर ये 11 के संचयी भाग, इसका मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। 30 और 40 का मध्य बिंदु 35 होगा, 40 से 50 का मध्य बिंदु 45 होगा, 50 से 60 का मध्य बिंदु 55, 60 से 70 का मध्य बिंदु 65 होगा और 70 से 80 का 75। तो अब ये 11 की 35 से गुणा करेंगे 385 आ जाएगा, 29 की 45 से गुणा करेंगे 1305 आएगा, 6 की 55 से गुणा करेंगे 330 आ जाएगा, 3 की 65 से गुणा करेंगे 195 आ जाएगा, 1 की 75 से गुणा करेंगे तो 75 आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ करके सिग्मा एफ यानी कि एन का मान जो है कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा और सिग्मा एफ एक्स का मान जो है 2290 हो जाएगा। समांतर माध्य का सूत्र है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ 2290 बटे 50 और भाग देने के बाद जो है 45.8 किलोग्राम आएगा। इसलिए औसत वजन प्रति बच्चा कितना है, 45.8 किलोग्राम और यही आपका उत्तर है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर, परिधि जो होती है वो 2πr होती है बच्चों, ये 2πr 44 के बराबर कर दी गई। इससे r का मान निकल जाएगा 44 बटे 2π हो जाएगा, पाई का मान 22 बटे 7 रखेंगे तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्रपृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। वक्रपृष्ठ का सूत्र जो होता है 2πr होता है बच्चों, तो 2 गुणा पाई का मान 22 बटे 7, r का मान 7 और 10 हो गया, 7 से 7 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 440 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर आएगा। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर है, तो पाई का मान 22 बटे 7, r स्क्वायर 7 गुना 7, h का मान 10 हो गया, 1 7 से 7 कट जाएगा तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 और 1 0 हो जाएगा, तो 1540 घन सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है, इस नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए गोलियों की त्रिज्या दे रखी है r 2 सेंटीमीटर और बड़े गोले की त्रिज्या हमने बड़ा r मान लिया है, तो बड़े गोले का आयतन बराबर 21 गोली छोटी गोलियों का आयतन। सूत्र लगेगा 4/3 पाई r क्यूब और यहाँ 21 गुना 4/3 पाई r क्यूब, इधर छोटा रहेगा इधर बड़ा रहेगा और 4/3 पाई कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और पाई से पाई भी कट जाएगा। क्या बचेगा, r क्यूब बच जाएगा और यहाँ 21 तो ही है, यहाँ पर बचा r का क्यूब तो 2 का क्यूब हो जाएगा, तो 8 गुना 21 हो जाएगा। अब r क्यूब का मान ये आ गया 8 गुना 21, लेकिन बड़े गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई और r क्यूब का मान दे रखा 8 गुना 21, तो 3 7 21 हो जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इसकी गुणा कर देंगे, 8 7 चौक 28, 28 की 8 से गुणा करेंगे तो 224 पाई घन सेंटीमीटर आएगा इसका उत्तर। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी 2 भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हुई एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो देखो क्या है, त्रिभुज एबीसी दिया है जिसमें भुजा बीसी के समांतर एक रेखा खींची गई जो अन्य भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर काटती है। ये D बिंदु पर काट रही है और ये E बिंदु पर काट रही है रेखा और त्रिभुज ये ABC हो गया है। अब रचना के लिए क्या करा गया है, ये DM लंब डाल दिया गया है इस पे AE पे और इधर से CN लंब डाला गया है AD पर।
और बीई को मिला दिया है और डीसी को मिला दिया गया है। चलिए देखते हैं आगे क्या हो गया। तो सिद्ध क्या करना है इसमें, एडी बटे एबी बराबर एई बटे ईसी। रचना मैंने अभी बता दिया, बीई के साथ और सी डी को मिलाइए तथा डीएम एसी पर लंब खींचिए और ईएम एबी पर लंब खींचिए। चूंकि त्रिभुज डीई का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो आधार एडी है और ऊंचाई ईएन है और 1/2 अपनी जगह है। अब त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल को त्रिभुज डीई के क्षेत्रफल से भी व्यक्त किया जा सकता है। तो त्रिभुज एडीई बराबर 1/2 एडी बटे ईएन हो जाएगा। तो त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल 1/2 बीडी इंटू डीएन आ जाएगा। चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं, भाग करना है। इसी प्रकार त्रिभुज एडी कितना हो जाएगा, 1/2 एई गुना डीएम हो जाएगा। त्रिभुज एडीसी कितना हो जाएगा, 1/2 ईसी और डीएम हो जाएगा। दोनों त्रिभुजों को भाग कर दीजिए तो ये 1/2 कट जाएगा और ईएन से ईएन कट जाएगा तो एडी बटे डीबी हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज है एडीई बटे त्रिभुज एडीसी कितना हो जाएगा, ये भी 1/2 एई इंटू डीएम 1/2 ईसी इंटू डीएम हो जाएगा। डीएम डीएम कट जाएगा, 1/2 भी कट जाएगा, एई बटे ईसी आ जाएगा। तो ये समीकरण एक ये हो गई है और समीकरण 2 ये हो गई। 1 और 2 से क्या हो जाएगा, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी हो जाएगा। इसमें एक और ध्यान देना है बात कि त्रिभुज बीडीई और त्रिभुज डीईसी एक ही आधार पर है और समांतर रेखाओं के बीच बने हैं, तो इनके दोनों के त्रिभुजों के मान यानी कि क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसी को हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहते हैं। इस प्रमेय का विलोम भी सिद्ध कर सकते हैं। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि जीवा की लंबाई तथा केंद्र से दूरी 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। जीवा की लंबाई 8 और केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर, यानी ये 3 है और ये 4 और 4 हो गया। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये r निकल जाएगा। कैसे निकलेगा ये देखना है। ये OA का स्क्वायर है, तो OA का स्क्वायर ये रहा, फिर इसके बाद OC का स्क्वायर आएगा बराबर OC का स्क्वायर, फिर AC का स्क्वायर। मान रख दीजिए OA स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 25 हो गया। 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर और ये इसका उत्तर हो जाएगा। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5-2 और 4-3 से समदूरस्थ है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। तो A है 5 और -2, B है 3 और 4। तो x अक्ष पर ध्यान रखना, y अक्ष पे x 0 होता है। तो हमने क्या करा, बिंदु ले लिया P, 0 और y। तो AP बराबर BP हो गया। सूत्र लगा देंगे। सूत्र दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है बच्चों, ये वाला सूत्र लगता है। ये होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ यही x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोनों का वर्ग कर दीजिए। ये 5 का वर्ग बच जाएगा, 2 - y यानी माइनस के हैं दोनों, इसका वर्ग हो जाएगा 3 का वर्ग, 4 - y का। तो 5 का वर्ग इसको खोल देते हैं यहाँ 25, फिर 4 + y स्क्वायर प्लस 4y, इधर 9, 16 और y स्क्वायर माइनस 8y, 29 है 4y, फिर 25 है माइनस का 8y बच गया। बाकी क्या हो गया, 16 और 9 25 हो गया। तो ये दोनों 25 से कट गया। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हो गया है। इस तरह करके ये आपका बचेगा 12y बराबर -4। तो y का मान जाएगा -1/3 आ जाएगा, क्योंकि इधर जाकर के y बराबर जो है -4/12 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 3 12, यानी y 1/3 माइनस का जाएगा। तो अभी इस बिंदु P के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 0 और -1/3, जो कि उत्तर होगा। एक व्यक्ति द्वारा 5 सप्ताह तक उपयोग में किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्न सारणी में दी गई है। तो पहले सप्ताह में 1 किलोग्राम, दूसरे में 2 किलोग्राम, तीसरे में 3 किलोग्राम, चौथे में 4 किलोग्राम, पांचवें में 5 किलोग्राम। सप्ताह एवं उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच आलेख खींचिए। तो ये आलेख है बच्चों, सप्ताह की संख्या इधर लिखेंगे और प्याज की मात्रा इधर ऊपर की ओर लिखी जा रही है। तो ये 1 2 3 4 5 6 तक है, इधर 1 2 3 4 5 6 तक इधर भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो बिंदु आए हैं इसको लिख लीजिए। पहले 1 1 बिंदु आ गया, फिर इसके बाद 2 2 बिंदु आ गया, फिर 3 3 है, फिर 4 4 है, फिर 5 5 है और फिर
बस इतना ही खींच लेते हैं। तो पहले ये एक एक बिंदु दिया हुआ यहाँ पर, ये ले लिया हमने, फिर इसके बाद दो दो बिंदु ले लिया, फिर तीन तीन बिंदु यहाँ ले लिया है, फिर चार चार बिंदु यहाँ ले लिया है, और ये पांच पांच बिंदु ले लिया गया। तो पहला बिंदु ये है आपका, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। इन सबको स्केल द्वारा आपको मिलाना है। मिलाते ही क्या होगा, एक रेखा खिंच जाएगी, यही रेखा इसका आलेख होगा। पैमाने के लिए लिखना होता है एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सप्ताह, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोग्राम। प्रश्न नंबर 15 है, त्रिभुज एबीसी के अंतर्वृत्त की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर BC बराबर CA बराबर 6 सेंटीमीटर। तो रचना है ये त्रिभुज एबीसी के अंतर्वृत्त की रचना करना है जहां AB बराबर BC बराबर CA 6 सेंटीमीटर। तो रचना के चरण चलते हैं। पहले त्रिभुज ये समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं एबीसी, और त्रिभुज एबीसी की रचना में AB BC और CA सारे 6 सेंटीमीटर कर दिया गया है। नंबर 2 है, कोण B और कोण C के कोणार्धक खींचे जो एक दूसरे के बिंदु ऊपर। ये देखो कोणार्धक खींचा गया यहां से लेकर के यहां, और ये चाप यहां लगा हुआ है। और इधर से जो है C के लिए पहले ये चाप लगाया यहां से यहां तक, फिर इन दोनों के बीच में ये चाप लगाया जो यहाँ पे काटता है। इन दोनों को मिलाया तो ये दोनों जो है O पर काटते हैं। अब O से इस पे लंब डाल दिया गया, ये यहां से यहां लंब डाला गया ये वाले बिंदु पे, और फिर इसको मिला के खींच दिया गया। तो ये त्रिज्या आ गई, और इसी त्रिज्या से ये वृत्त खींचा गया है। ये वृत्त आपको जो दिखाई दे रहा है त्रिज्या OM लेकर के खींचा गया जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा। तो यही नंबर 3, O से OM लंब BC खींचे जो BC को बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है। नंबर 4, बिंदु O को केंद्र मानकर OM त्रिज्या लेकर वृत्त बनाइए जो भुजाओं ABC को स्पर्श करती है। तो रचित वृत्त जो है COM होगा, त्रिभुज ABC अभीष्ट अंतःवृत्त होगा। चलिए आगे देखते हैं। त्रिभुज एबीसी के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 70, AB बराबर 5 और रचना के पद भी लिखिए। तो ये रचना के पद है, देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। सर्वप्रथम त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 6, B बराबर 70 और AB बराबर 5। तो इसमें AB जो है ये 5 है बच्चों, ध्यान रखना। कोण B 70 यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे 70 है, और क्या है BC आपका ये 6 सेंटीमीटर है। करना क्या है, BC का लंबवर्धक खींच दिया गया, AB का भी लंबवर्धक खींच दिया, दोनों बिंदु ऊपर काटते हैं। O से लेकर के B तक की दूरी, चाहे A तक की दूरी लेकर के वृत्त खींचा जा सकता है। तो चलिए यही है नंबर दिया हुआ। नंबर 2 पे भुजा AB व BC के लंब समद्विभाजक खींचे जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती है। बिंदु O को शीर्ष बिंदु B से मिलाया। नंबर 4 है, बिंदु O को केंद्र OB त्रिज्या लेकर के OB बनाया जो शीर्ष ABC से होकर जाता है, यानी एक वृत्त खींचा जो शीर्ष ABC से होकर जाता है। तो वृत्त जिसका केंद्र O और त्रिज्या OB है, त्रिभुज ABC का अभीष्ट परिवृत्त यानी परिगत वृत्त है। यही आपका आंसर, इतना ही लिखना है आपको। अब आता है, एक व्यक्ति सावधि जमा खाते में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए निवेश करता है, तो उसे परिपक्वता के समय कितनी राशि प्राप्त होगी यदि वार्षिक ब्याज संयोजित होता हो। तो देखिए R दे रखा 4%, N 2 वर्ष है, और जो P है मूलधन वो है आपका 2 लाख रुपए। तो सूत्र होता है A बराबर P1 प्लस R बटे 100 की घात N होता है। तो ये A बराबर 2 लाख हो गया और 1 प्लस 4 बटे 100 हो गया। तो 4 एकम 4, इसको 25 हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो 26 बटे 25 आ जाएगा। तो 26 बटे 25 2 बार इसको लिख दिया गया। अब काट करके गुणा भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2,16,320 रुपए आएगा जो कि आपका उत्तर हो जाएगा। मोहन ने बैंक में 100 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। ब्याज की दर 6% है वार्षिक। तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी बताना है। तो इसमें P कितना हो गया, 100 रुपए, N हो गया 5 गुणा 12 यानी 60 माह हो गया, और R जो है आपका 6%। तो सूत्र होता है बच्चों P गुणा R बटे 100 गुणा 1 बटे 12, और ये N और N प्लस 1 बटे 2। तो इसमें मान रख दीजिए, P का मान 100 है और R का मान 6 है, बटे 100 हो गया, पूरा पूरा कट जाएगा, 6 से ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये 60 और 61 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए 30 आ जाएगा, इसको काट दीजिए ये 15 आ जाएगा। अब इसकी गुणा भाग करते हैं तो ये 915 रुपए आ जाएगा। तो कुल मोहन को प्राप्त राशि कैसे निकालेंगे,
जितना हर महीने जमा करता था n से गुणा कर देंगे और ब्याज को जोड़ देंगे। तो ये 100 गुणा 60 हो जाएगा 6000, 6000 में 915 जुड़ जाएगा ब्याज का, तो 6915 रुपए मात्र इसका उत्तर आ जाएगा। चलिए समीकरण को हल कीजिए। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, इस तरह का प्रश्न जरूर आएगा और बड़े नंबर में आएगा और आशा करता हूं कि आप लोग इसे करके आओगे। ये 6 नंबर का प्रश्न है, तो 6 नंबर के प्रश्नों को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाता है, तो इसलिए इसकी तैयारी ढंग से करिए आप लोग। चलिए ये है cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा और cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। सबसे पहले हमें cos थीटा कॉमन लेना होता है। ये cos थीटा कॉमन लेंगे तो 1 बटे 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ 1 बटे 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। इसका लघुत्तम लेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ये 1 प्लस साइन थीटा इधर चला जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा यहाँ हो गया, 1 माइनस साइन थीटा यहाँ हो गया, साइन थीटा कट जाएगा। और ये a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इसका सूत्र जानते हैं आप क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र जो होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहां पे, ये रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर 2 हो चुका है और यहाँ cos थीटा चल ही रहा था। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फिर से cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और cos से cos कट जाएगा, तो 2 बटे cos थीटा बराबर 4 हो गया। cos थीटा का मान निकालेंगे 2 बटे 4 यानी कि काट देंगे इसको, तो 1 बटा 2 आ जाएगा और 1 बटे 2 मान cos में 60 अंश का होता है, तो थीटा का मान कितना हो गया, 60 अंश हो गया। तो अभिस्थल कितना हो गया, थीटा बराबर 60 अंश, यही आपका उत्तर होगा। चलो अगला है, सिद्ध कीजिए √1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा लाना है। तो पहले ये प्रश्न लिख लेते हैं, फिर इसमें हर का परिमेयकरण करने की तरह से कोशिश करते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पे, तो यहाँ क्या करना है आपको, प्लस लगा करके ऊपर नीचे गुणा करनी है। चलिए गुणा कर दी तो ऊपर दोनों एक जैसे हो गया, तो ये तो वर्ग हो जाएगा यहाँ पे, और ये a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। तो a प्लस बी और a माइनस बी का जो सूत्र है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये सूत्र आपको याद पता होना चाहिए, तो ये होता है cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा रख दिया गया, ये सूत्र भी लिखा हुआ है आपका। अब ऊपर दोनों पे स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर ये बच्चों cos स्क्वायर थीटा है। अब दोनों पे स्क्वायर है तो इसको हटा दीजिए वर्गमूल से, तो 1 प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा। दोनों को अलग अलग कर दो तो 1 अपॉन cos थीटा और साइन थीटा बटे cos थीटा, 1 बटे cos sec होता है और साइन बटे cos tan होता है, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो बच्चों ये सिद्ध हो गया है, तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 18 प्रश्न। एक समांतर श्रेणी पीवा पद 1 बटा क्यू है और क्यूवा पद 1 बटा पी है, तो श्रेणी का पी क्यूवा पद ज्ञात कीजिए। चलिए मान लेते हैं प्रथम पद है सार्वंतर डी, तो टी पी बराबर 1 बटा क्यू है, तो a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर 1 बटा क्यू, और टी क्यू है 1 बटा पी, तो a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, तो ये 1 बटा पी हो गया। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, ये हल करने का मतलब घटा दिया गया, तो ये आपका घटाने पर जो है 1 बाई क्यू माइनस 1 अपॉन पी हो जाएगा। यहाँ पी माइनस 1 माइनस क्यू माइनस 1 हो जाएगा, खोल देंगे इसको ब्रैकेट को, तो इसमें 1 से 1 कट जाएगा। यहाँ पी माइनस क्यू आ जाएगा लघुत्तम लेकर के, पी माइनस क्यू कट जाएगा, तो 1 बटा पी क्यू आ जाएगा। मान रखेंगे उसको हल करेंगे तो भी a का मान जो है वो 1 बटे पी क्यू ही आएगा। ये रहा देखो a का मान 1 बटा पी क्यू आ गया। अब टी एन का सूत्र रखेंगे, टी एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह पी क्यू रखना है, तो a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। a का मान 1 बटा पी क्यू है और d का मान भी 1 बटा पी क्यू। पी क्यू उसका लघुत्तम ले लेंगे तो 1 प्लस क्यू माइनस 1 आ जाएगा, तो 1 से 1 कट जाएगा और पी क्यू से पी क्यू भी कट जाएगा, तो 1 बच जाएगा और 1 ही इसका परम सत्य है, यानी कि उत्तर है इसका। चलिए है 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है तथा संख्या के अंकों का योग 3 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखते क्या है, माना इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है, तो संख्या 10x प्लस y होगी। अब प्रश्नानुसार क्या करा गया, 7 गुना 10x प्लस y कर दिया, 4 गुना 10y प्लस x कर दिया गया। दोनों को गुणा भाग करने के बाद एक समीकरण बनेगी, जो समीकरण होगी 2x माइनस y। चलिए देखिए दूसरी संख्या इन्होंने बताई रखी है, x प्लस वाई बराबर 3, यानी अंकों का योग 3 बताया गया है, तो ये समीकरण 2 हो गई। दोनों को हल करना है, हल करने के लिए क्या करा है इन्होंने, जोड़ दिया गया है। जोड़ा है तो y से y कट जाएगा, 3x बराबर 3, तो x का मान 1 आ गया। x का मान रख दीजिए समीकरण 2 में, तो 1 प्लस वाई बराबर 3, तो y का मान 2 आ गया। संख्या 10x प्लस वाई होती है, 10 गुना 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा।
और यहीं पे आपका ये सेट समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद सर आज का वीडियो यही समाप्त करता हूं। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।